गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज पोइट्स एंड पैनकेक्स। क्लियर है बच्चों? हमारे चैप्टर का नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? जिन्होंने ये कहानी लिखी है उनका नाम है बच्चों अशोकमित्रन। क्या है? अशोकमित्रन। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द ऑथर और चैप्टर, ये सारी चीजें आ सकती हैं। इनका हमें डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है 1931 टू 2017। ठीक है बच्चों। A Tamil writer recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss। ठीक है, ये एक तमिल राइटर है, तमिल लेखक है बच्चों। ठीक है, रिकाउंट्स हिज ईयर्स का मतलब होता है अपने बीते हुए दिनों को याद करना। ठीक है, अपने बीते हुए गुजरे हुए सालों को याद करना। ठीक है, टू रिमेंबर हम कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? एट जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज में जो उनके बीते हुए दिन थे उनको याद करते हुए किताब में सारी यादों को लिखते हैं। और किताब का शीर्षक क्या है बच्चों? माई ईयर्स विद बॉस, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। जिसमें कि क्या बताया जाता है कि किस तरह से मूवीज यानी कि बच्चों जो फिल्में हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्फ्लुएंस करना मतलब असर डालती हैं आम आदमी के जीवन में। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, और ये आप भली बात ही जानते हैं बच्चों की जो मूवीज हैं इंडिया में खास करके वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लोगों के लाइफस्टाइल में। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं मूवीज से। हम इंडियंस की टेंडेंसी कुछ ऐसी कि हम जो अपना सिनेमा है उसको बहुत ज्यादा दिल से ले लेते हैं और क्या करते हैं, चीजों को क्या करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी मूवी आती है बच्चों तो उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो लोग कॉपी करते हैं, फैशन सेंस कॉपी करते हैं, और इवन बहुत सारी चीजें जो उसमें सॉन्ग्स वगैरह में नई नई चीजें हैं वो भी कॉपी करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इससे कहा जा रहा है कि मूवीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंडिया में लोगों को। अब जो ये जेमिनी स्टूडियोज है दैट वाज लोकेटेड इन चेन्नई, ये चेन्नई में था। ठीक है, ये स्टूडियो जिसकी बात की जा रही है वॉज सेटअप इन 1940। और ये कब सेटअप हुआ था? सेटअप होने का मतलब है कब इसका क्या हुआ था बच्चों, कब ये बना था। ठीक है, तो 1940 में ये बना था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। जब इंडियन फिल्म मेकिंग की बात की जाती है तो उसके शुरुआती दिनों में ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी जेमिनी स्टूडियो, ये एक बहुत बड़ा नाम था अपने आप में। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे बच्चों? एस वासन इसके फाउंडर थे। The duty of Ashok Mitran in Gemini Studios was to cut out the newspaper clippings on a wide variety of subjects। ठीक है, जेमिनी स्टूडियोज में आखिरकार अशोक मित्रन का क्या काम था? उनका काम ये था बच्चों कि जो भी न्यूज़पेपर आते थे उसमें से उनकी मूवीज से रिलेटेड या उनके स्टूडियो से रिलेटेड जो भी खबरें रहती थी वो उनको क्या करते थे, उन खबरों को काट करके अपने पास क्या करते थे बच्चों, फाइल में संभाल के रखते थे। Many of these had to be written out by hand। और कुछ खबरों को तो अपने हाथों से भी लिखना पड़ता था फाइल में। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family। ठीक है, और एक और फंक्शन वो क्या करते थे बच्चों, एक और काम क्या था उनको कि सारी इंफॉर्मेशन रहती थी जो जेमिनी फैमिली थी, यानी कि जो जेमिनी स्टूडियो का एक परिवार था उसके भीतर की सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज उनके पास रहा करती थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। और जो ये कहानी आप पढ़ने वाले हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये क्या होने वाला है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सर्प्ट होने वाला है। ठीक है, यानी कि एक बड़ी कहानी में से, बड़ी किताब में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट लेके बताया जा रहा है। और वो किताब का नाम क्या है बच्चों? द बुक्स नेम इज माई ईयर्स विद बॉस, कि मेरे साल बॉस के साथ। ठीक है, जिसमें वो अपने जेमिनी स्टूडियोज के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। और चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? पोइट्स एंड पैनकेक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो पैनकेक्स हैं ये वो खाने वाले पैनकेक्स नहीं है जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये पैनकेक्स क्या है? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रकलोड्स। पैनकेक क्या था? पैनकेक उस मेकअप ब्रांड का जो मेकअप मटेरियल वहां आता था उसके ब्रांड का नाम था क्या? पैनकेक।
ठीक है, जो कि जेमिनी स्टूडियोज में आया करता था। किस में लोड होकर के बच्चों? ट्रक में लोड होकर के जो मेकअप जेमिनी स्टूडियोज में आया करता था, उस मेकअप के ब्रांड का नाम था बच्चों पैनकेक। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और मेकअप क्यों जेमिनी स्टूडियोज में आता था, ये जाहिर सी बात है बच्चों, क्या था, वो एक फिल्म इंडस्ट्री है तो वहां पे मेकअप बहुत ज्यादा यूज होता था, और खास करके पुराने वक्त में तो मेकअप कुछ ज्यादा ही यूज हुआ रहता था, आपने जैसे कि देखा होगा। ठीक है, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट, बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। ठीक है बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्रेटा गार्बो कौन है? देख लीजिए आप, नीचे लिखा हुआ है, अ स्वीडिश एक्ट्रेस इन 1954 she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. The Guinness Book of World Records named her the most beautiful woman of who ever lived. She was also voted best silent actress of the country. ठीक है, तो ये 1954 की कोई एक्ट्रेस है, स्वीडिश एक्ट्रेस है। और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि मिस गौहर भी वो उस ब्रांड को यूज करती होंगी। मिस गौहर कौन थी? एन इंडियन एक्ट्रेस हुज परफॉर्मेंस वाज वाइडली अप्रिशिएटेड इन बिमल रॉयज देवदास। बिमल रॉय की जो देवदास थी उसमें उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सराहना मिली। दिस 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऑफ हर एक्टिंग, उसमें उन्होंने बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला। शी इज नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन, और वो आज की डेट में क्या है बच्चों? एक एक्टिव पॉलिटिशियन भी है। और थर्ड जो है बच्चों, अच्छा उनके बारे में हमें नहीं बताया गया, वैजंती माला। ठीक है, वैजंती माला के बारे में हमें बताया गया है, वैजंती माला। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, रति अग्निहोत्री क्या है? रति अग्निहोत्री के बारे में बोला है कि शायद उन्होंने पैनकेक नाम के ब्रांड का बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि रति अग्निहोत्री आज के डेट की क्या है बच्चों? एक्ट्रेस है। और उनको, और ये जो ब्रांड था 90, ये ब्रांड कब यूज होता था? बहुत पुराने टाइम में यूज होता था, इसलिए इसको पुराने एक्ट्रेस के साथ रिलेट करके बताया जा रहा है। यहां तक सभी को क्लियर है? The makeup department of Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive Stables। ठीक है, जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था बच्चों, वो कहाँ होता था? अपस्टेयर्स, ऊपर जाकर के एक बिल्डिंग थी, जिसको कि ये माना जाता था कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव आपको पता ही है बच्चों, जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, उनके अस्तबल थे वो। ठीक है, वहां पे अपने घोड़े रखा करते थे। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। और शहर में, चेन्नई शहर में ऐसी बहुत सी जगह थी जिनको उनका रेजिडेंस बताया जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फॉर हिज brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। ठीक है, वो बताते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव में मद्रास में रहकर बहुत सारी चीजें करी, लेकिन वो मद्रास में क्या थे बच्चों? ब्रीफर स्टे, यानी कि ज्यादा वक्त के लिए वो मद्रास में नहीं रुके। क्यों मद्रास में नहीं रुके बच्चों? क्योंकि उनको वो क्या थे? ब्रिटिश क्या कह सकते हैं हम, ब्रिटिश क्राउन के क्या थे? एक तरह से सोल्जर थे, तो उनको फाइट करने के लिए इधर से उधर भी जाना पड़ता था। इस वजह से वो एक जगह पे नहीं रहे। लेकिन और उन्होंने साथ साथ काफी सारी फाइट्स करी रिमोट एरियाज में। रिमोट मतलब दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों। ठीक है, दुर्गम क्षेत्रों को क्या कहा जाता है बच्चों? रिमोट एरियाज, या फिर रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में उन्होंने बाद में शादी कर ली थी बच्चों, कहाँ पे? सेंट मैरी के चर्च में, सेंट जॉर्ज इन मद्रास में। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। ठीक है, बता रहे हैं कि जो मेकअप रूम था उसका जो लुक था बच्चों, ऐसा लगता था जैसे कि कोई हेयर कटिंग सैलून हो। ठीक है, with lights at all angles around half a dozen large mirrors। और वहां पे क्या होती थी? लाइट्स होती थी बहुत सारी अलग अलग एंगल्स पे। ठीक है, और एक बड़ा सा मिरर भी रहता था। दे वर ऑल इनकेंडेंसेंट लाइट्स। वो सारी की सारी लाइट्स कैसी थी? इनकेंडेंसेंट लाइट्स थी। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। इसलिए आप समझ सकते हैं इनकेंडेंसेंट लाइट क्या होती है बच्चों? बहुत ज्यादा हीट क्रिएट कर देती हैं। इस वजह से आप जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति का मेकअप किया जा रहा हो उस पर क्या गुजर रही होती होगी। ठीक है, कितनी मिजरी से वो गुजरता था। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left। ठीक है बच्चों, आप कह सकते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसको शुरू में कौन देख रहा था? एक बंगाली व्यक्ति देख रहे थे, जो क्या हो गए? बाद में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। बिकेम टू बिग का मतलब होता है बच्चों बहुत फेमस हो गई, और उन्होंने इसी वजह से स्टूडियो में काम करना छोड़ दिया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar, Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian। ठीक है,
उसके बाद वहां कौन आते हैं, एक महाराष्ट्रियन आते हैं, ठीक है, जिनको कौन असिस्ट करता था बच्चों, असिस्टेंट कौन था उनका, धरवर कन्नडिगा था, जो कहां से था बच्चों, आंध्रा से था, और एक मैड्रास इंडियन क्रिश्चियन था, एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और कुछ एंग्लो बर्मीज भी थे उसमें, ठीक है, और कुछ लोकल तमिल्स भी वहां थे. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि इतने तरह तरह के रिलीजियस बिलीफ के लोग वहां रह रहे थे, जैसे कि हमें बताया गया एंग्लो बर्मीज लोग भी वहां थे, क्रिश्चियंस भी वहां थे, मद्रासीज भी वहां थे, महाराष्ट्रियंस भी वहां थे, और साथ ही साथ बंगाली भी वहां थे. तो अलग अलग कल्चर्स के लोग वहां रह रहे थे, जो कि हमें क्या बताता है, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता की बात करता है. ठीक है बच्चों, और ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय एकता शुरू से ही जेमिनी स्टूडियोज में देखी जाती थी, जबकि जिस वक्त की, बल्कि उस वक्त वो बातें शुरू भी नहीं हुई थी, किसमें, AIR में. ठीक है बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने बाद में क्या प्रोग्राम चलाने शुरू किए थे, जो कि क्या प्रमोट करते थे बच्चों, नेशनल इंटीग्रेशन, इसी राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करते थे. लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि उनके प्रमोट करने से पहले ही जेमिनी स्टूडियोज में राष्ट्रीय एकता का उदाहरण देखा जा सकता था. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? This gang of national integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number other locally made potions and lotions. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो मेकअप का पूरा डिपार्टमेंट था, अलग अलग कल्चर के जो लोग थे, ये किसी भी व्यक्ति को क्या बना देते थे, एक बहुत ही बेकार मॉन्स्टर टाइप का बना देते थे. एक अच्छे खासे दिखते हुए इंसान को मेकअप लगा के क्या बना देते, बहुत ही बुरा और बदसूरत बना देते थे. ठीक है, क्या क्या लगाते थे, जो ट्रक भर के ये मेकअप आया करता था, उसको क्या करते थे बच्चों, चेहरे पे एकदम लोगों के लगा के उनको और भी ज्यादा बेकार दिखने में बेकार बना देते थे, और बहुत सारे पोशंस और लोशंस भी लगाया करते थे. यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors. और ये वो उन दिनों की बात हो रही है जब जो फिल्में थी वो ज्यादा कहाँ शूट होती थी बच्चों, इंडोर्स में शूट होती थी, और बाहर फिल्में शूट नहीं हुआ करती थी. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि जो लड़के और लड़कियां थी उनको मेकअप इसलिए किया जाता था, और उनको बदसूरत इसलिए, अगली का मतलब होता है बच्चों बदसूरत, इसलिए बनाया जाता था ताकि वो स्क्रीन के सामने अच्छे दिख सके. ठीक है बच्चों, तो एक तरह से यहाँ पे जो ऑथर है वो मजाक उड़ा रहे हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान जो होता है वो बिना मेकअप के ही बेटर लगता है, और अगर उसको मेकअप कर दिया जाए तो वो बहुत ही बुरा दिखने लगता है. इस बात से लेखक भी एग्री कर रहे हैं, बल्कि इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, बस ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. ठीक है, एक हिरार्की मेंटेन की जाती थी बच्चों मेकअप डिपार्टमेंट में. हिरार्की क्या होती है, हिरार्की में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स. हिरार्की का मतलब होता है लेवल वाइज. ठीक है, जैसे कि ये सबसे नीचे का लेवल हो गया. आपने गेम्स देखे होंगे, कुछ भी देखे होंगे, उसमें लेवल्स होते हैं ना बच्चों, ये फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे करके लास्ट लेवल होता है. ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल अगर जिसमें बनता है उसको हम कहते हैं हिरार्की. तो ये सबसे नीचा लेवल हो गया, और ये सबसे हम कह सकते हैं लोएस्ट लेवल, और ये होता है बच्चों टॉप लेवल. ठीक है, तो इस तरह से हिरार्की होती थी कि कुछ लोग होते थे जो बिल्कुल नीचे थे इस हिरार्की में, और कुछ लोग थे जो एकदम टॉप पे थे. आप कह सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में. ठीक है बच्चों, और ये एक स्ट्रिक्ट हिरार्की थी और इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता था. ठीक है, कोई इसे ब्रेक नहीं कर सकता था. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली. ये बता रहे हैं जो चीफ मेकअप मैन होता था वही जो बेस्ट एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस होते थे, या फिर हम कह सकते हैं मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे, उनका मेकअप चीफ मेकअप आर्टिस्ट ही किया करते थे. उनके जो सीनियर असिस्टेंट होते थे बच्चों, वो जो सेकंड हीरो होता है मूवी में उसका मेकअप करते थे, और हीरो एंड हीरोइन का. द जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट होते थे वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करते थे, एंड सो फॉर्थ, और इसी तरह से ये लेवल चलता रहता था. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. और बाकी सारे जो लोग होते हैं मूवीज में बच्चों, इधर आसपास के लोग जो कि भीड़ का रोल प्ले करते हैं, जो क्राउड बनते हैं, उनको कौन मेकअप करता था, उनको मेकअप करने वाले को बोलते थे हम ऑफिस बॉय. क्लियर है बच्चों?
इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, और जो जेमिनी स्टूडियो था उसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था स्टूडेंट्स, उस वहां उनके पास भी एक मेकअप बॉय था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑफिस बॉय था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. ये कहता है कि कहते हैं ऑथर कि जिस दिन क्राउड शूटिंग होती थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हीरो हीरोइन का रोल नहीं होता था, बल्कि वहां पे भीड़ भाड़ का भी रोल होता था। तो उस दिन क्या होता था बच्चों, जो क्राउड होती है, जो भीड़ होती है, हम देख सकते थे कि ऑफिस बॉय उनके मुंह में भी उस पेंट की लिपापोती कर रहे होते थे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और उनका आइडिया क्या था कि चेहरे पे दिखने वाला हर पोर, पोर का मतलब होता है बच्चों छिद्र, ठीक है, हर छिद्र क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, पूरी तरह से क्लोज हो जाना चाहिए, और बिल्कुल भी फेस पे क्या होना चाहिए, एकदम स्मूथ स्किन दिखनी चाहिए। He was not exactly a boy, वो exactly एक बॉय नहीं होता ऑफिस बॉय। He was in his early 40s, बल्कि वो तो अपनी अर्ली 40s में था। अर्ली 40s यानी कि बच्चों उसकी उम्र रही होगी 40, 41, 42 ऐसे। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star, जो कि स्टूडियो में बहुत साल पहले आया था और क्या सोच करके आया था कि वो एक दिन किसी दिन स्टार एक्टर बनेगा और अ टॉप स्क्रीन राइटर या फिर एक स्क्रीन राइटर बनेगा, या तो एक डायरेक्टर बनेगा या फिर एक लिरिक्स राइटर बनेगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, और वो थोड़ा बहुत क्या बोलता है, कविताएं भी लिखा करता था, पोएट भी था, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या बन करके रह गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस बॉय ही बन के रह गया था। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, ठीक है, वो बताते हैं कि उन दौरान मैं किसमें काम किया करता था, क्यूबिकल। क्यूबिकल क्या होते हैं स्टूडेंट्स बच्चों, इस तरह से क्या छोटे छोटे ऑफिसेज में अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, रूम्स बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, और वहीं पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है काम करने का, ठीक है। क्योंकि ये क्यूब की शेप में होते हैं इसलिए इनको क्यूबिकल भी बोल देते हैं। टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसके आसपास क्या थी, फ्रेंच विंडोज थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, और मुझे नहीं पता था कि उन्हें फ्रेंच विंडोज कहा जाता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। और पूरा दिन भर मैं अपने डेस्क पे बैठ करके क्या करता था, न्यूज़पेपर्स को कट करता रहता था, और बाकी लोग जो मुझे देखते थे उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। इट इज लाइक दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और बॉस को भी कई बार ऐसा ही लगता था कि मैं शायद कोई काम नहीं करता हूं। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। और इस वजह से किसी को भी अगर ऐसा लगता था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जाना चाहिए, वो क्या करता था, वो सीधा मेरे क्यूबिकल में आ जाता था और मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देके चला जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts, ठीक है। और जो ऑफिस बॉय था बच्चों, वो ये चाहता था कि मुझे भी इस चीज का नॉलेज हो कि उस डिपार्टमेंट में, यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। Soon I was praying for crowd shooting all the time, और हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि क्राउड शूटिंग होती रहे, ठीक है। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, और क्योंकि अगर वो नहीं होती थी तो फिर क्या करता था, जो ऑफिस बॉय होता था वो जाकर के ऑथर के पास कहानियां सुनाता रहता था। इसलिए वो चाहते थे कि क्राउड वर्क हो और ये हमेशा बिजी रहे, ताकि ये मुझे आके अपनी कहानियां ना सुनाए। In all instances of frustration, we will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglected were due to Kothamangalam Subbu. ठीक है बच्चों, इसको ऐसा लगता था कि जितनी भी फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगर जो लोग भी उस पर दिखाते हैं, वो किस वजह से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कोठामंगलम सुब्बू के वजह से वो सारी चीजें हो रही हैं। अब जानते हैं बच्चों कोठामंगलम सुब्बू कौन थे। शुभू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, ठीक है। शुभू कौन थे बच्चों, नंबर 2 की रैंक पे थे। जिस हिरार्की की मैं अभी बात कर रहा था, लेवल्स की बात कर रहा था, उसके लेवल 2 पे वो आते थे, ठीक है। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, ठीक है। उनको भी क्या मिला था बच्चों, एक एनकरेजिंग ओपनिंग ही मिली थी, किसमें, जब वो इस फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किए थे। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times for when he began his career. लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो उनको बहुत सी डिफिकल्टीज भी शुरू फेस करनी पड़ी थी।
देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, क्योंकि उस वक्त कोई भी बच्चों फर्मली स्टेब्लिश यानी कि ढंग से कोई भी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज इस वक्त स्टेब्लिश नहीं हो रखे थे. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुबु कुड नॉट हैव हैड एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. इवन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो भी उनकी एजुकेशन कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी. इवन अगर हम अपने ऑफिस बॉय से भी कंपेयर करें तो उनकी एजुकेशन सही नहीं. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड. पर ये कहेंगे कि क्योंकि वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था तो इसलिए उसको क्या मिला, एक अपर एज मिला, और उसको ये लोगों की वजह से क्या कह सकते हैं बच्चों, लोगों ने उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी दी. ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल. इस वजह से उसको एक अच्छी पोजीशन भी मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राह्मण होने की वजह से. He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film. और उसके अंदर एक काबिलियत थी, उसकी एक एबिलिटी थी कि अगर वो उसकी कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी तब भी वो अपने आप को कैसा दिखाता था, चेयरफुल ही दिखाता था. चेयरफुल यानी कि बच्चों हमेशा खुश दिखाता था सबको. He always had work for somebody. He could never do things on his own. उसके पास हमेशा लोगों के लिए काम होता था, वो खुद से कभी कोई कार्य नहीं कर पाता था. But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. ठीक है बच्चों, लेकिन वो अपने आप में एक क्या था, एक बहुत ही लॉयल इंसान था, यानी कि ईमानदार, जो ईमानदारी की जो उसके अंदर क्वालिटी थी, उस वजह से बच्चों उसने अपनी खुद की एक पहचान बनाई. ठीक है बच्चों, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म. ठीक है, वो एक तरह से क्या था, टेलर था जो फिल्मों के लिए ही बना है. हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति था जिसको जब क्या किया जाए वो इंस्पायर हो जाता था जब उसको कोई भी कमांड दी जाती थी. द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द cubs and tends them lovingly. I don't know how to do this see. ठीक है, जैसे कि कोई भी सीन आता था बच्चों जहाँ पे कि सब डायरेक्टर्स वगैरह फंस जाते थे कि इसको कैसे डायरेक्ट किए करे, तो वहां पे सुबु कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आता था. जैसे कि रेड जब टाइगर से फाइट कर रहा होता है उसको मार देता है. ठीक है बच्चों, इस तरह का उन्होंने सीन क्रिएट किया था कि एक चूहा टाइग्रेस को मार देता है, यानी कि बाघिन को मार देता है, और उसके किस प्रकार से कितने प्यार से उसके बच्चों को भी पालता पोसता है. ठीक है, तो ऐसे सीन को सिर्फ और सिर्फ कौन क्रिएट कर सकता था बच्चों, सुब्बू ही क्रिएट कर सकता था. The producer would say and Subbu would come out with 4 ways of the rat, pouring affection on its victim's offspring. ठीक है बच्चों, अगर डायरेक्टर उससे पूछते थे कि किस तरह से हम एक चूहे को बाघिन के बच्चों को प्यार करते हुए दिखाएं, तो वो कई सारे सोल्यूशन सामने लेकर के आ जाते थे. गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ. ये सही था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा असरदार भी था. द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुबु वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स. प्रोड्यूसर जब ये सुनते थे उसका जो ऑप्शन है तो वो कहते थे कि ये अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, तो सुबु ऐसे कई सारे और अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस लेकर के सामने आ जाते थे. यानी कि सुब्बू के पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज रहते थे. फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एन and was so easy with a man like Subbu. ये कहते हैं कि सुबु की मदद से फिल्म मेकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती थी. Around and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. तो Gemini Studio का जो गोल्डन टाइम था या फिर गोल्डन ईयर्स थे या कह सकते हैं प्राइम टाइम था, उसका बहुत बड़ा योगदान बच्चों किसको भी जाता है, सुब्बू को भी जाता है. ठीक है, सुब्बू भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. ठीक है, सुबु का एक अपने आप में एक सेपरेट काम क्या भी था बच्चों, एक आइडेंटिटी एज अ पहचान थी एक लेखक की. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक कवि की उनकी पहचान थी. जबकि वो इससे भी कॉम्प्लेक्स काम कर सकते थे और भी मुश्किल काम कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि लोग उनको क्या करें, जो जनता है वो उनको एक कवि के रूप में ही जाने. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. ठीक है, जो उनकी फिल्मों में जो सफलता थी, उस सफलता ने उनकी जो कवि के रूप में जो सफलताएं थी, लिटरेरी सफलताएं थी, जो साहित्यिक सफलताएं थी, उनको क्या कर दिया बच्चों, ओवरशैडो कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया. ठीक है, जैसे ओवरशैडो का मतलब होता है अगर आप
किसी चीज को छिपा देते हैं किसी बड़ी चीज के सामने, बड़ी चीज को सामने रख करके, उसे कहा जाता है बच्चों ओवरशैडो करना। ठीक है। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohanalambal, with dozens of very deftly etched characters। ठीक है। वो कहते हैं कि उन्होंने कई सारी ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स भी लिखी, ऐसी कविताएं जो क्या होती है बच्चों, एक कहानी को बयान करती हैं। और वो कहानी एक ऐसी थी बच्चों, फोक रिफ्रेन थी, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर जगह की, जैसे यहाँ पे चेन्नई की बात हो रही है, तमिल लैंग्वेज की बात हो रही है, तो तमिल की जो कहानियां हैं उनको वो दर्शाती थी। उन्हीं में से उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम क्या था बच्चों, थिलाना मोहन लंबल, जिसमें कि जो कैरेक्टर्स थे, जो उनके चरित्र थे, बहुत अच्छे अच्छे चरित्र उन्होंने, पात्र उन्होंने उनमें उसमें रखे थे। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th centuries। ठीक है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो उस वक्त की 20वीं शताब्दी की देवदासीज की जो कंडीशंस थी उसको भी बेटर किया। He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than suppose main players। वो कहते हैं कि वो अपने आप में एक अमेजिंग एक्टर भी थे। ठीक है। बहुत अच्छे अभिनेता थे, लेकिन उनको कभी भी कोई लीड रोल नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी उन्होंने सब्सिडरी रोल करे, यानी कि जो हेल्पिंग रोल उन्होंने करे, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों। ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances। ठीक है। वो कह रहे हैं कि उनके दिल में सब लोगों के लिए क्या था, जेन्युइन लव था। एक होता है बच्चों दिखावे के लिए आप क्या करते हैं, सामने वाले के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उससे प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन एक होता है जेन्युइन लव, कि आप दिल से सामने वाले से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। Anyone he came across, and his house was a permanent residence। और उनका जो घर था वो क्या था, एक परमानेंट रेजिडेंस था लोगों के लिए, जो भी आसपास जो लोग रहते थे उनके रिश्तेदार थे, और उनके एक्विंटेंसेस थे जिनके साथ वो, जैसे कि आप मान सकते हैं उनके कलीग्स थे जो ऑफिस में काम करते हैं, उनका घर बाकी लोगों के लिए क्या था, एक परमानेंट रेजिडेंस हुआ करता था। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। और ये सुब्बू का नेचर बिल्कुल भी नहीं था कि वो इस बात पे कभी गौर करते कि वो इस तरह से अपने स्टूडियो के काफी सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो उनके यहाँ रह रहे हैं, उनको खाना पीना खिला रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस चैप्टर को यहीं पे पॉज कर देते हैं। ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।